सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट बना लिया है, लवनीश सर की क्लास _22। यहाँ पर भी आप इसको फॉलो करके हमारी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ Delhi's worksheet number 32, and it is for class 9 students. It has taken from Social Science Democratic Politics, chapter number 3, Electoral Politics. In this worksheet, we will understand our system of elections. तो हम इसमें ये जानेंगे कि हमारे इन इलेक्शंस का सिस्टम है क्या। तो देखिए, ये बहुत बढ़िया लेसन है, बहुत ही लाइवली लेसन है और ऐसा लेसन है जिसको कि हम अब देखते हैं। हम जब भी इलेक्शन होते हैं तब हम इन सारे प्रोसेसेस को अपने आँखों से हम देखते हैं, इसलिए हमें थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ने में इसको मदद भी मिलती है। तो यहाँ पर बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं विच इज़ एसोसिएटेड विद द इलेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड what are the words which are associated with elections. First is general election. What is general elections? Lok Sabha and Vidhan Sabha elections are held regularly after every 5 years in our country India. After 5 years, the Lok Sabha and Vidhan Sabha stands dissolved. Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. This is called a general election. आपको जैसे कि पता ही है कि लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शंस हैं वो एवरी 5 इयर्स होते ही हैं, रेगुलरली होते हैं हमारे इंडिया में। और आफ्टर 5 इयर्स ऑटोमेटिकली जो भी लोकसभा या विधानसभा होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। इसलिए इलेक्शंस हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं, या तो जो है एक ही दिन पर होते हैं, इधर ऑन द सेम डे, या कुछ स्पेल में वो हो जाते हैं। जैसे कि आपको याद हो कि पिछले ईयर में हमारे लोकसभा इलेक्शंस हुए थे जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, और उसमें आपने देखा होगा कि एक दिन में तो पूरे इंडिया में कराना जो है पॉसिबल ही नहीं है इलेक्शन, तो इसलिए बहुत सारे फेजेस में ये इलेक्शन हुआ। और इसी तरह से जो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट का भी इलेक्शन हुआ था फरवरी 2020 में, तो आपने देखा होगा कि वो एक ही दिन में हो गया। तो हर जगह के हिसाब से या तो वो सेम डे हो सकता है या विद इन अ फ्यू डेज। तो इसको हम नॉर्मली हम जनरल इलेक्शन कहते हैं। और फिर जो सेकंड वर्ड है वो है बाय इलेक्शन। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी caused by death or resignation of member. This is called a by election. तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि कई बार क्या होता है कि किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वैकेंसी जो है वो फिल करने के लिए, अब वो वैकेंसी कैसे हो जाती है, या तो जो भी वो मेंबर है जो वहाँ पर मेंबर होता है या तो उसकी डेथ हो जाए या वो फिर रेजिग्नेशन दे दे अपना। तो इससे क्या होता है कि जो वो सीट है वो वेकेंट हो जाती है और उसको फिल करने के लिए हमें इलेक्शन करना पड़ता है। और ये 5 इयर्स में कभी भी, विद इन अ 5 इयर्स कभी भी ये हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हो, 2, 3, 4, 5 जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसी वैकेंसीज होगी उसको फिल करने के लिए हमें बाय इलेक्शन करना पड़ेगा। The next important word is electoral constituencies. Electoral constituencies, ये बहुत ही important word है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। The country is divided into different areas for purpose of elections. These areas are called electoral constituencies. तो सीधी सी एक और भी डेफिनेशन है इसकी कि जब भी कहीं इलेक्शन होगा जितने भी पार्ट्स में उस एरिया को डिवाइड किया जाएगा तो हर एक पार्ट को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, और हर एरिया से केवल एक ही रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज MP।
and the elected representatives of the state assemblies are called the member of legislative assembly MLA। और ये अगर आपको याद हो तो ये हमने 7th क्लास में भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, तो अभी हम रिकैप कर रहे हैं कि जो भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी मेंबर जो है, जो भी कैंडिडेट विनर होता है, उसको हम एमपी कहते हैं, दैट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो स्टेट असेंबलीज होती हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्हें हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA कहते हैं। अब आपको पता चला, क्योंकि हम इंग्लिश में कई बार तो बोल देते हैं कि ये MLA साहब हैं, ये MLA, तो MLA का मतलब है कि वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, और MP का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वार्ड। द पंचायत and municipal is divided into election constituencies. This is called wards. These constituencies are counted as seats. और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लोकसभा और विधानसभा हैं, इसी तरह से जो थर्ड लेवल की गवर्नमेंट होती है, जिसको हम जो है इन विलेजेस हम उनको पंचायत कहते हैं, और हम सिटीज़ में उनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। जब इनके इलेक्शंस होते हैं तो इनमें तो बहुत छोटी छोटी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ती है, इनको हम वार्ड बोलते हैं। और आमतौर पर जो है जनरली हम इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सीट्स भी बोल देते हैं, कि जैसे जब दिल्ली गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ है तो दिल्ली को 70 सीट्स में डिवाइड किया गया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। What is reserve constituencies? Constituencies तो समझ में आ गया। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो होती हैं जिन पर कोई रिजर्व कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है। रिजर्व मीन्स शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब। यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो भी हम एक बारी ध्यान से समझें। Certain weaker sections may not stand a good chance to get elected and to get win may not have the required resources, education and contacts to do contest। यही समझाया गया है कि बहुत कुछ वीकर सेक्शन होते हैं जिनके पास कोई बहुत अच्छी सुविधा नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, या कोई उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, या एजुकेशन नहीं है कॉन्टेस्ट लड़ने के लिए। तो क्या होता है कि इफ़ दैट हैपन्स आर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आर पॉपुलेशन। और इसलिए कई बार क्या होता है कि जो हमारी ये असेंबलीज और पार्लियामेंट्स हैं, इसमें उन लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच पाती जिनको कि वास्तव में ये ज़रूरत है। तो इसलिए उन लोगों को भी कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी ऐसी बनाई जाती है कि जिनको रिजर्व किया जाता है उनके लिए, और केवल वही कैंडिडेट वहाँ पर खड़े हो सकते हैं और जीत कर वो लोकसभा या जो असेंबलीज़ हैं, स्टेट असेंबलीज़ हैं, उसमें अपनी आवाज़ उन लोगों की आवाज़ को पहुँचा सकें। द मेकर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट of a special system of reserved constituencies for the weaker sections. Some constituencies are reserved for the people who belong to scheduled caste SC and scheduled tribes ST. This is called रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब आपको समझ में आया कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ऐसे लोगों के लिए रिजर्व्ड होती हैं जो कि शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वोटर्स लिस्ट। ये वोटर्स लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। In our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in an election without any discrimination. हमारी कंट्री में जितने भी सिटीज़न जो 18 ईयर्स और 18 ईयर्स से अबव हैं वो वोट कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। नेम शुड बी कंपल्सरी एडेड इन द वोटर्स लिस्ट फॉर कास्टिंग द वोट, और इसलिए उनको वोट कास्ट करने के लिए ज़रूरी है कि उनका नाम वोटर्स लिस्ट में ऐड होना चाहिए। यानी वोटर्स लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें जितने भी उस एरिया के वोटर्स हैं उनकी डिटेल उसमें लिखी हुई होती है, और अगर उसमें उनका नाम नहीं लिखा हुआ तो दे कांट कास्ट देयर वोट। दोज हु हैव नेम इन द वन मोर वोटर्स लिस्ट कैन वोट कैन गेट वोटर आई कार्ड, और जिन लोगों का नाम उसमें लिखा रहता है उन्हीं को ही वोटर आई कार्ड इशू किया जाता है। द वोटर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड और एनी अदर डिक्लेयर्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी व्हेन दे
go out to vote so that no one can vote for someone else। और जब उन्हें वोट करने जाना होता है, जो वोटर्स होते हैं उन्हें ये आई कार्ड साथ में लेके जाना है, या जो भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी उनके पास है, डिक्लेयर्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, वो साथ में लेके जाते हैं और तब वो अपना वोट कास्ट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उनके वोट को कोई कास्ट ना कर पाए। और ये जो वोटर्स लिस्ट होती है ये हमेशा इलेक्शन से बिफोर ही प्रिपेयर कर ली जाती है, और इसके साथ साथ इसको हम टाइमली रिन्यू भी करते रहते हैं ताकि जो नए वोटर्स हैं उसमें ऐड हो सकें और जिनका नाम डिलीशन होना है। फिर नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स who get the party symbol and party's nomination is often called party ticket। अब आप देखिए, जिस भी पर्सन को जो है कंटेस्ट करना है इलेक्शन, उसको नॉमिनेशन करवाना पड़ता है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपने अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं। फिर उनको जो वो कैंडिडेट होते हैं उनको पार्टी सिंबल भी मिल जाता है और पार्टी का नॉमिनेशन भी मिल जाता है, और जो है जनरली हम इसको टिकट भी बोलते हैं। अगर आपने भी सुना होगा कि जैसे इस पार्टी ने इस व्यक्ति को अपनी पार्टी का टिकट दिया है, टिकट का मतलब उस पार्टी ने उसको अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया है। एवरी पर्सन who wishes to contest an election has to fill a nomination form। जिस भी व्यक्ति को इलेक्शन कंटेस्ट करना है, लड़ना है, उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म जो है फिलअप करना पड़ता है। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ सीरियस criminal cases, assets and liabilities, educational qualification, etc. Then the process of nomination of candidates is completed। और जिस भी पर्सन को, जो मैंने अभी आपको बताया कि नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, उसके साथ साथ उसे ये भी डिक्लेरेशन देनी है कि उसके अगेंस्ट कोई सीरियस क्रिमिनल केस तो नहीं है, उसकी असेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी क्या है। इन सब के बाद ही जो प्रोसेस ऑफ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट होता है वो कंप्लीट होता है। और उसके बाद जो लास्ट वर्ड है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। पोलिंग को हम वोटिंग भी कहते हैं, और काउंटिंग ऑफ वोट्स। वोटर्स cast their vote to the favorite candidate on the polling booth. Once the polling is over, all the EVM means electronic voting machines, are sealed and taken to a secure place. On a fixed date, all the EVMs, that is electronic voting machines, are opened and the votes counted. The agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. The candidate who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected। और अब आप देखिए कि जब पोलिंग वाला डे आता है तो उस दिन जो वोटर्स होते हैं अपने वोटर आई कार्ड या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेकर वो अपना वोट कास्ट करने जाते हैं पोलिंग बूथ्स पर। और जब एक बार पोलिंग ओवर हो जाती है तो जितने भी ईवीएम्स हैं उनको सील करके एक सिक्योर प्लेस पर ले जाया जाता है, और एक फिक्स डेट पर ऑल ईवीएम्स आर ओपन, उनको खोला जाता है और वोट्स काउंटेड होते हैं। और जितने भी एजेंट्स हैं सभी पार्टीज़ के, सभी कैंडिडेट्स के, वो वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी प्रोसेस है वो प्रॉपरली हो रहा है। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, जिस भी कैंडिडेट को उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं उसको विनर डिक्लेयर्ड कर दिया जाता है। तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ द वर्कशीट, एंड नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, what is the difference between general election and the by-election? General elections, Lok Sabha and Vidhan Sabha elections are held regularly after every 5 years in our country India. After 5 years, the Lok Sabha and Vidhan Sabha stands deserve elections are held in all constituency at the same time, either on the same day or within a few days. This is called general election. And the by-election is, sometimes election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of members. This is called by-election. And the second question is, what is the difference between an MP and an MLA? The representative elected from each Lok Sabha constituency is called a member of parliament MP, while the elected representative of the state assemblies are called the member of legislative assembly. The third question is,
What do you understand by voters list? The voters list is the list of those who are eligible to vote in a democratic election. It is prepared before the election and it is renewed from time to time. To cast a vote, it is necessary to have a name in the voters list. Voter ID is received only when there is a name in the voters list. Now the last question is, mention the abilities of the candidate who fight the elections according to your opinion. The answer is, qualifications of the contesting candidate. First is, he should have a minimum age of 25 years. He should be a citizen of India. Next is, his name should be in the voters list. And the fourth is, he should not be mentally weak or bankrupt. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.